प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। आप सबको पता है कि नित्य दिन एक न एक नया प्रकरण हम शुरू करते हैं और आपका एक न एक प्रकरण पूर्ण होता है। इससे पहले जो गत वीडियो थे उनके अंदर मैंने भाषा, व्याकरण और लिपि का जो परिचय करवाया था वो परिचय पूर्ण तरीके से बोर्ड क्लास का जो प्रकरण था 12वीं कला वर्ग 12वीं विज्ञान वर्ग का था। उसी प्रकार आज एक व्याकरण का सामूहिक प्रकरण मैंने लिया है। मैंने प्रयास किया है कि इस प्रकरण के अंदर कक्षा 10, 11 और 12वीं तीनों ही क्लास के अंदर इसको समायोजित किया जा सकता है और विशेषकर 10वीं और 12वीं वर्ग के जितने भी बच्चे व विद्यार्थी हैं वो इस प्रकरण से पूर्ण तरीके से लाभान्वित होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। प्रकरण प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर से 2 नंबर का प्रश्न आता है और चाहे 1 नंबर हो चाहे 2 नंबर हो, हम लोगों को नित्य दिन ये प्रयास करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित करें और अर्जित कैसे किया जाए उसको भी मद्देनजर आपको रखना है। प्यारे बच्चों, आज मैंने प्रकरण लिया है पद परिचय। देखना आप क्या लिया है मैंने, पद परिचय। पद और परिचय, सबसे पहले अपने को थोड़ा देखना है कि पद और परिचय क्या है। पद परिचय जिसमें कुछ पद दिए होते हैं और उनका विवरण देना होता है, उनका परिचय देना होता है। वैसे देखा जाए हिंदी में 2 शब्द होते हैं। कितने शब्द होते हैं? 2 शब्द होते हैं और इन 2 शब्दों से हिंदी व्याकरण को बहुत अत्यधिक सुदृढ़ बनाया गया है। वो 2 शब्दों में अगर बात करें, पहला शब्द है विकारी। क्या है? पहला शब्द है विकारी शब्द और दूसरा शब्द है जिसका नाम है अविकारी। क्या नाम है? अविकारी। ये दूसरा है, ये पहला है। विकारी शब्द और अविकारी शब्द अपने को थोड़ा समझना है कि विकारी किसे कहते हैं और अविकारी किसे कहते हैं। ध्यान से सुनना। विकारी शब्द उसे कहते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष, मैंने 5 शब्दों का प्रयोग किया है जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष, ये 4 ऐसे भाग हैं जिनके किसी भी प्रकार के वाक्य में, किसी प्रकार के शब्द में अगर इनका प्रयोग कर दिया जाता है तो वाक्य में रूपांतरण हो जाता, अर्थ बदल जाता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं इधर दूंगा आपको, इसको देखना। मैंने मान लो एक शब्द लिखा है लड़का। मैंने क्या लिखा है? लड़का। देखना, मैंने क्या लिखा? लड़का। अगर मैं इसके लिंग को बदलूं और मैं इसको क्या बना दूं? लड़की। अर्थ में भिन्नता एक नहीं, एक लड़का है एक लड़की। लिंग का जैसे ही समावेश हुआ अर्थ में परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार अगर मैं लिखूं लड़का, अगर इसी को मैं लिख दूं लड़के, क्या लिख दूं? लड़के। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। लड़का और लड़के। लड़का यानी पुल्लिंग को संबोधित करता है, मैंने इसके अंदर लिंग बदला। लड़का पुल्लिंग को संबोधित करता है, पुल्लिंग है। मैंने इसमें वचन बदला है, मैंने लड़का की जगह लड़के लिखे। लड़का एक की संज्ञा को संबोधित करता है और लड़के एक से अधिक संज्ञा, यानी अर्थ में परिवर्तन हो गया। तो अब अपन समझेंगे कि विकारी शब्द किसे कहते हैं, जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के समावेश करने पर उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है, उनको विकारी शब्द कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? विकारी शब्द। क्रिया के रूप में वाक्य में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल के कारण क्या है? वो बदल जाते हैं, अतः उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। हिंदी में 4 प्रकार के विकारी शब्द है। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। ये व्याकरण एक वह भाग है जो कभी भी बदलता नहीं है। आज भी पढ़ोगे तो भी व्याकरण वही है,
अगर आज से 10 वर्ष बाद में भी इसका अध्ययन करोगे तो भी यही चीज है। इनमें कुछ भी बदलता नहीं है। जो चीज बदलती नहीं है उसको थोड़ा सा ध्यान से सुना जाए, थोड़ा सा आनंद से सुना जाए, हो सकता है कि वो आपके जीवन भर में क्या है कार्य व काम कर सकती है। ध्यान रखना, कभी भी किसी चीज को रटना मत। आदमी जब भी रटता है वो उस चीज को भूल जाता है। आप कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा समझें, और जो बच्चा, जो विद्यार्थी ये प्रयास करेगा कि मुझे इसको समझना है, वो कभी भी उसको भूल नहीं सकता। तो मैंने आज आपको सबसे पहले पद परिचय के बारे में बताया, और फिर मैंने बताया कि पद परिचय 2 शब्दों से बनता है। एक विकारी शब्द के पद परिचय बनते हैं, दूसरे अविकारी के पद परिचय बनते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा विकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? हमारे बहुत प्रकार से हम प्रश्न करते हैं कि विकारी क्या है, तो हमारे को समझ में आ गया कि जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के समावेश करने पर अर्थ में परिवर्तन या रूपांतरण हो जाता है या अर्थ बदल जाते हैं, तो वो विकारी शब्द है। हिंदी में 4 विकारी शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चारों क्या है? विकारी शब्द। फिर उसके बाद चलते हैं अगले वाले में, दूसरा है अविकारी। मैं बात करूं अविकारी की, थोड़ी परिभाषा देखना, जिसमें अगर लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के समावेश के बाद में भी इनके अर्थ नहीं बदलते, इनके अर्थों में कोई बदलाव नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनको अविकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण, याद रखना आपको। दूसरा है संबंध बोधक। क्या है? संबंध बोधक। तीसरा है समुच्चय बोधक, और चौथा है विस्मयादि बोधक। हम इनकी आगे विस्तृत से चर्चा करेंगे और इन्हीं के ऊपर पद परिचय बनेगा। अभी केवल हम उसके ऊपरी भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद में बड़ी गहराई से इसका अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं, हम आज पहला पद परिचय करेंगे और उसका है नाम संज्ञा। अब आपने क्लास 6 से पढ़ना प्रारंभ कर दिया होगा संज्ञा को। आपको पता होगा कि संज्ञा की परिभाषा क्या है, आपको पता होगा कि संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा क्या बनती है, संज्ञा क्या है, किस प्रकार संज्ञा का रूप बदलता है, संज्ञा किस प्रकार व्याकरण में कार्य करती है, ये सारी बात। सबसे पहले आपको मैं छोटी सी बात पूछूं, एक छोटी सी बात है, आपको कोई पूछे संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, कोई पूछे कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ध्यान रखना संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। क्या है? नाम। कोई पूछ ले संज्ञा का दूसरा अगर कोई चीज अर्थ है तो है नाम। क्या है? नाम। अब देखना, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे संज्ञा की परिभाषा। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा की परिभाषा। ध्यान देना, किसी भी प्राणी, क्या है? किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, किसी भी प्राणी, फिर उसके बाद में वस्तु, फिर उसके बाद में स्थान और भाव आदि का जो भी बोध कराने वाले हैं, आदि का नाम का जो बोध करवाते हैं, उनको क्या कहते हैं? संज्ञा। क्या कहते हैं उसको? संज्ञा। आदि के नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। वैसे देखा जाए तो संज्ञा के भी 3 भेद है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? आगे देखिए, संज्ञा के भेद। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, ये बहुत पहले से पढ़ चुके हो आप। पहली है व्यक्तिवाचक, दूसरी है जातिवाचक और तीसरी है भाववाचक। ध्यान से सुनना, आज अपन इन तीनों संज्ञाओं के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, थोड़ी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। मेरी एक कोशिश रहेगी कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आए। जो बच्चा हर वीडियो को देखकर उसको पुनरावृत्ति के रूप में सुनता भी है, बार बार सुनेगा, तो भी उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और अगर उसको सुनने के बाद अपनी नोटबुक में उतारेगा तो भी उसको फायदा होगा। और मेरा एक प्रयास ये रहा है कि जिस प्रकार आप क्लास में बैठकर अध्ययन करते हो, वैसा का वैसा अध्ययन मैं आपको श्याम पट पर कराने की कोशिश करूंगा। इन्हीं ऑनलाइन क्लासों में भी यही प्रयास रहेगा कि बच्चों को हिंदी इस प्रकार से सिखाई जाए, व्याकरण इस प्रकार से सिखाई जाए जो आपके जीवन भर, आपके जीवन में काम आए और आप कभी उसको भूलो नहीं। मैंने पहले ही बताया, आपको रटना नहीं है, आपको केवल मात्र समझना है और उसका स्मरण करना है। 1-2 बार आप घर पर बैठकर प्रयास करना, इससे संबंधित प्रश्न भी दूंगा आपको हल करना है। कोशिश ये रहेगी कि आप उनको चुटकी में हल करोगे।
कैसे हल करोगे? चुटकी में हल करोगे। ये मेरा आपसे छोटा सा वादा है। अब सुनना, हम बात करें पहली संज्ञा की, संज्ञा के पहले भेद की बात करेंगे, उसका नाम है व्यक्तिवाचक। ध्यान देना, पहला भेद क्या है? व्यक्तिवाचक, जो किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु, तीन शब्दों को याद रखना है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, पहला है व्यक्ति, दूसरा है स्थान, तीसरा है वस्तु का जो बोध कराता है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो किसी भी व्यक्ति का, स्थान का और वस्तु का बोध कराते हैं उसको क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में बताएं, सीता एक नाम है तो ये व्यक्तिवाचक हुआ। मैंने लिंग नहीं बताया, सीता में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, वो बात की बात है। गीता नाम है तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। यमुना क्या है? एक नदी का नाम है, तो नाम होते ही ये क्या हो गई? व्यक्तिवाचक हो गई। दिल्ली एक जगह का, एक स्थान का नाम है। जिनमें किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु, अगर इनका कोई भी प्रकार का नाम का बोध हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में उनको गिना जाता है। फिर उसके बाद अगली संज्ञा आती है जिसका नाम है जातिवाचक। क्या आती है? जातिवाचक। अब थोड़ा सा हम देखेंगे जातिवाचक। कमी कुछ भी नहीं, धीरे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, सुनकर पढ़ो, समझो, कोशिश करो कि हमें आएगा, और मेरा प्रयास रहेगा कि आपके तक ये बात पहुंचे ही नहीं, आपके दिमाग तक पहुंचे और इसको स्वीकार करें। अब देखना, जातिवाचक जो संज्ञाएं किसी जाति या समूह, जाति हमेशा समूह में होता है, जाति का शाब्दिक अर्थ ही समूह, समूह का बोध कराती है, यानी किसी जाति या समूह का बोध कराती है तो वो क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे उदाहरण के रूप में नदी, गाय, पर्वत और लड़का या लड़की, ये सारे के सारे जाति। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करना। जाति या समूह का बोध कराने वाली जातिवाचक। अब मैं एक बात कहूं आपको, नदी, अगर मैं कह दूं गंगा नदी, तो गंगा नदी नाम आ गया तो ये किस में चली जाएगी? व्यक्तिवाचक में। अगर मैं कह दूं नदी, तो एक नदियां नहीं है, हजारों नदियां। अगर वो एक, ये समूह की बात हो रही ना, नदियां, नदी एक नहीं है, बहुत सारी है, एक का नाम नहीं आ रहा, तो जब नाम किसी का नहीं आ रहा हो, किसी का एक समूह की बात आ रही हो, तो वो किस में चली जाएगी? जाति में। फिर उसी के बाद में गाय। अब देखिए, गाय का नाम नहीं है, अगर किसी का नाम रख दिया, मैंने मान लो कह दिया गोरा गाय, तो गोरा किस में चली गई? व्यक्तिवाचक में चली गई। उसी प्रकार मैं कह दूं पर्वत, अगर हिमालय नाम ले लिया जाए तो हिमालय किस में चला जाएगा? वो व्यक्ति में चला जाएगा, क्योंकि नाम ले लिया। पर्वत एक जाति है, हिमालय भी हो सकता है, एटलस भी हो सकता है, अरावली भी हो सकता है, बहुत सारे पर्वतों के नाम अलग अलग हैं और सबको एक शब्द में उनके जाति के रूप में उनका नाम लिया गया है पर्वत। तो पर्वत किस में चला जाएगा? जाति में। तो मेरे हिसाब से जाति भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी एक से अधिक व्यक्तियों को एक जाति के नाम से जाना जाता हो तो वो किस में चला जाता है? जातिवाचक में। फिर इसके बाद आता है भाववाचक। ध्यान से देखना, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना कि भाववाचक क्या है। भाववाचक तीन शब्द इसमें भी हैं। पहला है भाव, दूसरा है गुण, तीसरा है दशा। अगर किसी भी प्रकार का भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द, किनका? भाव का, गुण का, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब देखना, भाववाचक के उदाहरण देखना। क्रोध। अब देखिए, व्यक्ति के अंदर कब उत्पन्न हो जाए कोई पता नहीं। क्रोध एक प्रकार का भाव है, कभी सुप्त हो जाता है, कभी तीव्र हो जाता है, तो वो एक प्रकार का भाव है। अब मिठास, अगर मिठाई कह दूं तो वो बदल जाएगी। मिठास, मिठास क्या है? एक भाव है। तो जहां पर क्रोध, मिठास, इस प्रकार के जहां पर भाव उत्पन्न हो रहे हो तो वो संज्ञा किस में चली जाएगी? भाववाचक संज्ञा में चली जाएगी। अभी तक आपका पद परिचय नहीं हुआ। केवल हम, जब तक हमारे को पता नहीं चलेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, उसके भेद कौन से हैं, भेदों की जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक हम इस पूरे प्रकरण को हल नहीं कर सकते। इनमें से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, प्रश्न आगे पूछे जाएंगे। इससे आगे वाले वीडियो, हो सकता है कि इससे अगले वाले वीडियो में जब मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से, क्योंकि इस चीज को उसके साथ में जोड़ना है।
जब तक इस चीज को आप उसके साथ नहीं जोड़ोगे, इस चीज को आप स्मरण नहीं करोगे, थोड़ा बहुत याद नहीं करोगे, तो अगले वाले प्रकरण में अपन नहीं चल पाएंगे। इसलिए मेरा प्रयास है, मैं बहुत कम पढ़ाता हूं, लेकिन पढ़ाता इतना हूं कि आपको वो चीज समझ में आए। तो मेरा प्रयास ये रह रहा है कि अभी ये जो बताया जा रहा है, ये प्रयास किया जा रहा है कि ये चीज आपको समझ में आए। अब मेरे हिसाब से मैंने अभी तक संज्ञा, विकारी शब्द, अविकारी बात बता दी। अभी हमने किसी का पद परिचय नहीं किया, हमने प्रयास किया थोड़ा बहुत सीखने का। हमने यहाँ तक सीखा है कि संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा को जाना, संज्ञा के भेदों को जाना, संज्ञा के 3 भेद हैं और किस प्रकार से कैसे कैसे भेद बदलते हैं वो हमने जाना। फिर उसके बाद अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कुछ संज्ञाएं हमेशा भाववाचक में बदलती है, कुछ सर्वनाम हमेशा भाववाचक में बदल जाते हैं, कुछ विशेषण हमेशा बदल जाते हैं, कुछ अव्यय भी बदल जाते हैं। अब तो एक छोटी सी बात आपके सामने ही आपके दिमाग में आएगा कि सर एक शब्द आपने लिया अव्यय, ये अव्यय क्या है, अविकारी का ही दूसरा नाम क्या है अव्यय। जब इसके बाद वाले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि वो क्या है। अब देखना, ये नीचे वाला एक मैंने थोड़ा सा हट के लिखाया है, प्रयास किया है कि ये भी आपको चीज समझ में आए। देखना, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, क्या लिखा है मैंने, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, किससे, जातिवाचक शब्दों से, सर्वनाम से, विशेषण से और अव्यय से। किससे, अव्यय से। मैंने बताया अव्यय का दूसरा नाम क्या है, अविकारी नाम, अव्यय का ही दूसरा नाम अविकारी है। तो ध्यान से सुनना, इनको एक दूसरे में बदला जाता है। आज 3 चीजें बदली है। मैंने जातिवाचक संज्ञाओं को भाववाचक में बदला है और सर्वनाम को मैंने भाववाचक में बदला है और कुछ विशेषण हैं जिनको मैंने किस में बदला, भाववाचक में बदला। आज थोड़ा सा देखना, जातिवाचक जैसे पुरुष है, पुरुष जातिवाचक है। अगर मैं कह दूं एक लड़का है, वो मान लो एक पुरुष है, उसका नाम ले लिया जाए सोहनलाल या मोहनलाल, तो वो किस में चला जाएगा, जाति, जाति में नहीं, किस में चला जाएगा, वो व्यक्ति में चला जाएगा। पुरुष एक जाति, पुरुष से भाववाचक संज्ञा। अब पुरुष से भाव कैसे बना, ये पुरुष शब्द है, इसमें अगर तव जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, तव, पुरुष तव, तो वो क्या आ गया उसके अंदर, यानी शौर्य, ताकत या जो भी उसके अंदर के गुण है वो किसमें, उसके अंदर के भाव उत्पन्न हो गए। पुरुषत्व, पुरुष से पुरुषत्व, पुरुष जाति है और पुरुषत्व क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा बन गई। ये तो जातिवाचक संज्ञा है और ये भाववाचक संज्ञा है। कुछ ना, जैसे नारी शब्द, मैंने बताया नारी भी एक प्रकार की क्या है, जाति है। अगर किसी का नाम ले लिया जाए नारी में तो वो क्या हो जाएगी, व्यक्ति में चली जाएगी। अब ये नारी जाति, जाति को मैंने किस में बदला, भाववाचक में बदला, नारी से नारीत्व, इसमें क्या जोड़ा मैंने, तव जोड़ दिया, नारी से नारीत्व, ये क्या हो गया आपके, भाववाचक संज्ञा हो गई। उसी प्रकार गुरु, गुरु कोई भी हो सकता है, आध्यात्मिक गुरु हो सकता है, शैक्षणिक गुरु हो सकता है, बहुत सारे गुरु हो सकते हैं। जिसको भी आप अपना गुरु समझते हैं वो आपका गुरु है। गुरु शब्द वैसे देखा जाए तो एक जातिवाचक संज्ञा है गुरु में। अगर गुरु के साथ में तव जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, तव जोड़ दिया जाए, तो गुरु से क्या बन गया, गुरुत्व बन गया। तो ये किसमें बदल गई, भाववाचक संज्ञा। जाति को भाववाचक में कैसे बदला जाए, पीछे तव जोड़ने पर वो किसमें बदल जाती है, भाववाचक संज्ञा में बदल जाती है। थोड़ा सा प्रयास करें तो ये चीजें हमें समझ में आ सकती है। मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद सर्वनाम, पहले तो हमने सर्वनाम हमें पढ़ा ही नहीं, अभी सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम का शाब्दिक करते हैं सबका नाम। लेकिन जब इसके बाद में संज्ञा के बाद हम सर्वनाम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में विशेषण पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम क्रिया पढ़ेंगे और फिर एक एक के पद परिचय करेंगे। सबके पद परिचय होंगे, संज्ञा का भी पद परिचय होगा, सर्वनाम का भी पद परिचय होगा, विशेषण का भी पद परिचय होगा और क्रिया का भी पद परिचय होगा। अब ध्यान से देखना, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी जगह में उसके स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग करूं। जैसे मैंने आपका कोई, आप मेरे सामने कुछ बैठे हैं, मान लो कोई लड़की बैठी है, लड़का बैठा है, मैं कह रहा हूं आप, तो मैंने आप उसका नाम नहीं लिया और उसकी जगह मैंने एक नाम तो लिया ना, आपका मतलब है कोई किसी को संकेत तो मिल रहा है, तो उस संज्ञा की जगह मैंने क्या रख दिया, उसका कोई दूसरा नाम, जो ही उसका नाम रखा। आप में वो भी कोई भी आ सकता है, यानी सर्वनाम का मतलब ये सबका नाम। तो अपना, अपना क्या है, सर्वनाम, और अपना से मैंने इसको भाववाचक संज्ञा में बदलने का प्रयास किया। इसके पीछे भी मैंने क्या जोड़ा, तव जोड़ा, अपनत्व, अपना से क्या बन गया, अपनत्व बन गया। फिर उसी प्रकार मम, मम से क्या बन गया, ममत्व। फिर मैंने जोड़ा निज, निज क्या है, सर्वनाम, निज से क्या बन गया, निजत्व, क्या बन गया, निजत्व। ये सारे क्या बदल रहे, भाववाचक संज्ञा बदल रही है। अब उसी प्रकार विशेषण, विशेषण अपने को ये पता नहीं विशेषण क्या,
संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को विशेषण कहते हैं। सुंदर, मैंने बताया ना बहुत पहले कि काला कुत्ता मर गया, तो काला क्या है? काला भी उसकी विशेषता है, वो विशेषण हुआ। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेषण, ये आगे के प्रकरण में अपन पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने कहा सुंदर, सुंदर क्या है? एक प्रकार का विशेषण है। अब इस सुंदर से मैंने बना दिया भाववाचक संज्ञा, इसके पीछे मैंने जोड़ दिया ता। सुंदर से सुंदरता या सौंदर्य, सौंदर्य भी भाववाचक संज्ञा। सुंदर विशेषण है और सुंदर से सुंदरता या सौंदर्य। फिर उसी प्रकार वीर, वीर में भी क्या है? विशेषण है, उसकी विशेषता है। किसी में कोई डरपोक है, कोई वीर है, कोई बहादुर है, कोई साहसी है, वो सारे किसमें चलेंगे? विशेषण है, उनकी विशेषता है। और उसी विशेषण को किसमें बदल दिया? भाववाचक संज्ञा में। तो वीर से वीरता, और उसी प्रकार या वीरतु भी कह सकते हैं, वो भी भाववाचक संज्ञा। धीर से धीरता या धैर्य। आज की क्लास में इतना ही हम अध्ययन करेंगे। अभी पद परिचय नहीं हुआ, मैं बार बार आपको पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि पद परिचय नहीं हुआ। मैंने प्रयास किया है, एक छोटा सा प्रयास किया है कि ये आपको समझ में आए। जब तक हमें संज्ञा के बारे में हमें जानकारी नहीं होगी तब तक हम संज्ञा का पद परिचय नहीं कर सकते। इसलिए बहुत गहराई से और धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज जितना भी मैंने श्याम पट पर लिखकर जितना समझाने का प्रयास किया, अगर ये बात आपको समझ में आई है तो इसके अगली वाली कड़ी भी समझ में आएगी। लेकिन वह एक शर्त है, जब ये आप अपनी कॉपी में काम करोगे, इसको लिखोगे और एक बार इसको अध्ययन के रूप में इसको पढ़ोगे, अध्ययन करोगे इसका, तो आपका अगला कार्य और ज्यादा सरल हो जाएगा। मेरे हिसाब से अभी तक जो भी मैंने इस श्याम पट पर जितना प्रयास किया है आपको समझाने का, उतना समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो इससे अगली वाली कड़ी भी समझ में आएगी। मेरे पास एक छोटी सी दुविधा है, वो दुविधा है कि इस श्याम पट पर जितनी जगह थी वो सारी जगह मैंने पूरी कवर कर ली है। इसके अलावा मेरे पास जगह नहीं है, वरना इससे अगली वाली बात भी आपको इसी अध्याय के साथ जोड़कर बताता, लेकिन जगह नहीं होने के कारण इतना ही वीडियो बन सकता है। तो इसके बाद का जो भाग होगा वो हम अगली क्लास में या अगले वीडियो में जरूर देखेंगे। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपको वो याद हो, वो आपको समझ में आए। बस वह शर्त है कि आप इस कार्य को भी अपनी श्याम पट पर उतार लें। एक बार पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, ये 12वीं कला वर्ग, 11वीं विज्ञान वर्ग और 10वीं, विशेषकर 10वीं और 12वीं। वैसे तो 9वीं क्लास में भी यही चीजें आती है, क्लास 6 से पढ़ा दिया जाता है। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये सबके लिए कॉमन एक प्रकार का प्रकरण है जिसका हमने अध्ययन किया। और मेरे हिसाब से ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। अगर ये सारी बात समझ में आती है तो अगले वाला इसके साथ जो भी जुड़ेगा वो भी आपको समझ में आएगा। मैं जब भी अगला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा तो इसी को जोड़कर इसके अगले वाले भाग को बताने का प्रयास करूंगा। और जहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि बोर्ड में कहां से प्रश्न पूछा जाता है, वो चीज भी आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। बड़े सटीक तरीके से की जाएगी, बड़े सुंदर तरीके से की जाएगी। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको भी समझ में आए। लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा कि जितना समय गुजर गया, जो कल था उसे भूल कर देखो, जो आज है उसे जी करके देखो, आने वाला पल खुद ही संवर जाएगा। ये कोरोना का काल है, इससे घबराओ मत, अपनी जिंदगी से गहरी मोहब्बत करके देखो, तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। एक साहित्यकार होने के नाते मैं आपको यही बार बार अनुरोध करूंगा, यही विनय भाव से आपसे बात करूंगा कि आप कोशिश करें कि इसको समझें। धन्यवाद।